नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस आज है। स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने कहा, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। पार्टी कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का आज 44वां स्थापना दिवस है और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता एक ध्येय लेकर कि हमारे विचार को मजबूत करना है, भारत को परम वैभव तक पहुंचाना है, उसके लिए निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। आज के इस महान अवसर पर देश की महान विभूतियों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल जी का मैं स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रोदय और अंत्योदय का जो परम कर्तव्य मानते हुए भारत की राजनीति में जनसंघ रूपी एक ऐसा पौधा रोपा जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में वट वृक्ष बन गया है। और वट वृक्ष ही नहीं, केवल भारत की ही पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं, बल्कि हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गए हैं। तो सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। हितेश, और क्या क्या कार्यक्रम आज हैं देहरादून में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। लगातार के जो लोग हैं उनमें देखा जा रहा है साफ तौर पर, क्योंकि सुबह से यहाँ पर पूरी तैयारियां थी और मुख्यमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के महासचिव उन्होंने संबोधित किया है और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी हमेशा से ही सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर काम कर रही है। और यही वजह है कि उत्तराखंड के अंदर जब जब बीजेपी सत्ता में आई है या बीजेपी संगठन की बात हो, क्योंकि हमेशा से ही जन जागरूक अभियान बीजेपी सरकार और बीजेपी का संगठन करता है। तो यही वजह है कि लगातार पूरे प्रदेश के अंदर सभी मंडलों के सभी जिलाध्यक्ष अपने अपनी जगहों पर ये स्थापना दिवस मना रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ से अन्य कार्यक्रम भी लगातार स्थापना दिवस के संबंध में लगे। ठीक है हितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3 रही है भूकंप की तीव्रता। भूकंप से दहशत में दिखे स्थानीय लोग। भूकंप से किसी भी हानि की खबर नहीं है। तो आपको बता दें कि लद्दाख में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आज सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से जो झटके लोगों ने महसूस किए, उसकी वजह से अफरा तफरी भी मची है और आपको बता दें कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, ये राहत की बात है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बार फिर से भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पुष्कर हमारे साथ जुड़ गए। पुष्कर, क्या जानकारी? एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आपने सही कहा कि लगातार जो है भूकंप के झटके जो है महसूस हो रहे हैं। उत्तराखंड की अगर बात करी जाए अभिषेक, तो आज सुबह 5:40 पे जो उत्तरकाशी में एक बार फिर यहाँ पे धरती डोली है, क्योंकि लगातार आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरह से भूकंप ने जो है पूरे चाहे वो दिल्ली हो, चाहे नीति हो, चाहे देहरादून हो, तमाम तरह के भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। लेकिन उत्तरकाशी की अगर बात करी जाए अभिषेक, तो उत्तरकाशी में लगातार पिछले दिनों बारिश भी हो रही थी और उसके साथ जो है जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनमें डर का भय भी था, क्योंकि बारिश और लगातार उसके बाद जब भूकंप जब आता है उसके बाद लोगों में जो दहशत यहाँ पे देखने को मिली है। लोग अपने घरों को बाहर निकले, क्योंकि सुबह का समय था और रिएक्टर पैमाने की अगर इसमें बात करी जाए तो 3 की इसकी ये मापी गई है। हाँ, हालांकि जानमाल का कोई ऐसा खतरा जो है सामने अभी तक नहीं आया है, लेकिन प्रशासन, चाहे आपदा प्रबंधन की टीम हो, चाहे यहाँ का स्थानीय प्रशासन हो, चाहे स्थानीय लोग हैं, एक दहशत के माहौल में यहाँ पे जी रहे हैं अभिषेक, क्योंकि लगातार पिछले दिनों बारिश हो रही थी, उसके बाद चटक धूप खिल जाती है, फिर भूकंप के झटके जो महसूस किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार जो है दहशत का माहौल जो है उत्तराखंड में देखने को मिला और सुबह जो है 5:40 पे तो भूकंप का झटका जो उत्तराखंड में देखने को मिला। लोग, हाँ, हालांकि लोग अपने घरों से जरूर बाहर निकले हैं, लेकिन एक डर का भय जो है लगातार जो है अभी भी जो है उत्तरकाशी के लोग में बना हुआ है अभिषेक। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें पुष्कर, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर चमोली से है, जहां आपको बता दें नंदप्रयाग घाट पर दुकान में आग लग गई। भीषण आग लगी है। हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। आग के कारणों का अभी पता नहीं लग सका है। मौके पर पुलिस और स्थानीय लोग मौजूद हैं।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। चमोली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दुकान में भीषण आग लगी। और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची आग पर काबू पाने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग की लपटें और धुएं का गुबार जिस तरीके से उठ रहा है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आग कितनी भीषण रही। नंदप्रयाग घाट पर दुकान में आग लगी। तो पुष्कर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। पुष्कर, क्या जानकारी, आग कैसे लगी, आग पर क्या काबू पा लिया गया है? देखिए, अभी से सुबह 5 बजे का ये मामला है। नंदप्रयाग की 4 दुकानें जो है यहाँ पे जल के खाक हो गई है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट अभी बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंचा हुआ था, चाहे फायर सर्विस की जो टीमें यहाँ पे पहुंच गई थी और आग पे काबू यहाँ पे पा लिया गया है। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो सामान यहाँ पे जला हुआ है, जो 4 दुकानें यहाँ पे जली हुई है, शॉर्ट सर्किट इसको बताया जा रहा है। हालांकि अब मुआवजा कब मिलेगा तो आने वाले समय में पता चलेगा अभी से। लेकिन आग पे काबू यहाँ पे फायर सर्विस जो ऑफिसर यहाँ पे पहुंची हुई थी, इन्होंने आग पे काबू पा लिया गया है। और जो 4 दुकानों में जो आग, और इसके बाद जो है आबादी वाला इलाका है, उससे पहले आग पे काबू यहाँ पे पा लिया गया था। लेकिन जो दुकानें यहाँ पे है, 4 दुकानें यहाँ पे हैं और इनको जो है लाखों का सामान यहाँ पे जल के खाक हो गया, लाखों का इनको नुकसान हुआ है। अभिषेक, ठीक है पुष्कर, अब बने रहे, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 20 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट मैनेजमेंट की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 20 अप्रैल से यात्रा मार्ग से बर्फ हटाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि सिखों का पवित्र धाम है हेमकुंड। तो ये बड़ी खबर। तो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आपको बता दें कि गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा ने हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर यात्रियों को लेकर मुख्य सचिव से मुलाकात की है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने का काम 20 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 20 मई को कपाट खुल जाएंगे। तो पुष्कर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्कर, क्या जानकारी, 20 अप्रैल से बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, वैसे तो चारधाम यात्रा जो है 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। चाहे गंगोत्री की बात कर लीजिए, यमुनोत्री या बद्रीनाथ केदार की बात जो है 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। लेकिन हेमकुंड साहिब की यात्रा जो है वो 20 मई के बाद जो है श्रद्धालु के यहाँ पे सिखों का जो पवित्र स्थान है हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खोले जाएंगे। हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से जो कल मुलाकात जो है मुख्य सचिव से की गई है, उससे जो है 20 मई का जो है वक्त यहाँ पे मांगा गया है कि 20 मई को जो है हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। अभिषेक, हेमकुंड साहिब की अगर मैं बात करूँ तो हेमकुंड साहिब में लगातार जो है बर्फबारी का दौर जारी है, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से लगातार जो है जनपद चमोली में सुबह से ही बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है। हालांकि जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है अभिषेक के 20 मई के बाद चालू कर दी जाएगी। अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करूं या रास्ते खोलने की अगर बात करूं अभिषेक, तो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट लगातार जो है हेमकुंड साहिब का दौरा करता है। लेकिन 20 अप्रैल का दिन चुना गया है, क्योंकि 20 अप्रैल का दिन यहाँ पे जो आर्मी के जो जवान जाते हैं अभिषेक, चाहे वो इंजीनियर हो गए, चाहे वो आपके सैनिक हो गई, रास्ता खोलने को जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी सिलाएं यहाँ पे बर्फ की होती है, उसको काटना पड़ता है। तो 1 महीने पहले जो है जो ट्रस्ट है हेमकुंड साहिब का जो ट्रस्ट है उसने जो तारीखें जो तय की है उसको लेकर जो है प्रशासन तैयारी कर रहा है। वन विभाग की अगर बात करी जाए तो वन विभाग यहाँ पे काम कर रहा है, और स्थानीय प्रशासन की अगर बात करी जाए तो स्थानीय प्रशासन की लगातार, चाहे रास्तों की बात की जाए या बिजली पानी की बात की जाए या सड़कों की बात की जाए, क्योंकि सबसे टफ यात्रा जो है हेमकुंड साहिब की होती है, उसके बाद कुल्लू की घाटी की होती है अभिषेक। तो इसका जो कार्यक्रम है ये जो 20 मई को दर्शन के लिए खोले जाएंगे, लेकिन जो कार्यक्रम जो चल रहा है वो अभी से ही यहाँ पे प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन जो आर्मी की टीम जाएगी अभिषेक, वो 20 अप्रैल को यहाँ पे जाएगी और मुआयना करेगी कि कितना समय यहाँ पे लगेगा रास्ता बनाने में। चलिए ठीक है पुष्कर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजधानी देहरादून से खबर है, जहां शराब की दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया में बड़ा खेल देखने को मिला है। चक्राता फर्स्ट की शराब की दुकान को अचानक लॉटरी से हटा दिया गया। आबकारी कार्यालय में इससे संबंधित एक पोस्टर भी चस्पा किया गया, जबकि देर शाम होते होते ये दुकान पुराने लाइसेंस धारी के ही हवाले कर दी गई। डीएम कार्यालय में इसको लेकर विरोध भी देखने को मिला है। दरअसल आबकारी विभाग ने इस दुकान को आवंटित करते हुए अपनी ही पॉलिसी को नजरअंदाज कर दिया।
चक्राता फर्स्ट दुकान का अधिभार जमा न होने की वजह से इसे लॉक में डाला गया था, जिसकी विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। खबर हरिद्वार से है, जहां हनुमान जन्मोत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि रामनवमी के मौके पर देश के कई राज्यों में शोभा यात्रा निकालने को लेकर बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया है। साथ ही ड्रोन से पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। हरिद्वार पुलिस ने सभी को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर किसी प्रकार की कोई भी उपद्रवी तत्व शांति व्यवस्था प्रभावित करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हनुमान जयंती के जो हमारे जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिनके नियमानुसार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति दी गई है, तो विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। इसको देखते हुए जहाँ हमारे ज़्यादा जुलूस और धार्मिक यात्राएं निकल रही है, उसको देखते हुए हमने संबंधित थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट साथ पुलिस अफसर्स की नियुक्ति की है। साथ ही साथ हर जगह मजिस्ट्रेट अफसर नियुक्त रहेंगे। ड्रोन से निगरानी करने के लिए बताया गया ऐसे इलाकों में। साथ ही साथ समस्त जुलूसों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और सभी रूटों पर पुलिस व्यवस्था के लिए अलग अलग से हर थाना क्षेत्रों से ड्यूटियां लगाई गई। उत्तराखंड की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस बीच लखनऊ आपको लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर पंचायतों और नवनिर्मित निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना चलाई जा रही है। उसके लिए भी उसकी जानकारी के बारे में भी एक पुस्तिका का प्रकाशन। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि माउस का बटन दबाकर कान्हा गौशाला वेबसाइट का शुभारंभ करें। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी के साथ कान्हा गौशाला नवाचार प्रतियोगिता कान्हा इनोवेशन चैलेंज भी प्रारंभ की जा रही है, जिसमें निकायों द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन करते हुए प्राप्त अंकों के आधार पर निकायों को नवाचार एवं प्रदर्शन आधारित अनुदान दिया जाता है। प्रारंभ में यह प्रतियोगिता प्रदेश के नगर निगमों के मध्य ही आयोजित की जाएगी। नगर विकास विभाग अपनी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से आवास भी उपलब्ध कराता है और प्रधानमंत्री आवास योजना। चलिए एक बार फिर से अब रुख करते हैं उत्तराखंड की ओर। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा को सफल बनाने को लेकर उत्तराखंड सचिवालय में पर्यटन मंत्री ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, पर्यटन सचिव गढ़वाल कमिश्नर सहित सभी आलाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सभी तीर्थ यात्रियों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। यात्रा पर अभी हमारी मीटिंग हुई है और बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। इसमें फाइनल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी इसमें जो है प्रसारित कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। और इसके अंदर विशेषकर जो हमारे खच्चर जो हैं, जो वहां पर ठंडा पानी पीते हैं और मर जाते हैं, उनके लिए ये रखा गया है कि गर्म पानी उपलब्ध हो। उसके लिए जो है गीजर्स हैं वो लगाए जाएंगे ताकि खच्चरों को गर्म पानी मिले। वो मूक जानवर है, उसकी व्यथा कहने को वो बोल नहीं सकता है, तो उसके लिए बड़े हिदायत दिए गए हैं कि भाई आप टिन शेड बनाएं और वहां पर गर्म पानी खच्चरों को उपलब्ध कराएं, जिससे किसी खच्चर की मौत ना हो। इसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टरों में जो टिकट ब्लैक होते थे, उस पर सख्त कार्रवाई हमने की है और इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। और हमने ये भी कहा है वो सूचना होगी, टेलीफोन नंबर होगा। कोई भी आपको अगर आप देखते हैं कि कोई त्रुटि या कोई उसमें शिकायत है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खबर लक्सर से है, जहां गोवर्धनपुर के कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में प्रशासन ने बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में पूर्व विधायक
कुंवर प्रणव चैंपियन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ऐसे में विधायक चैंपियन ने कहा कि सरकार जनता के द्वार योजना के तहत बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर आयोजित कराया गया है, जिससे जनता को इसका लाभ मिल सके। वहीं एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि शिविर में आई शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। विधायक बनने से पूर्व भी आई कैंप अपने महल में लगवाते आए हैं। जन सुविधा जन सेवा करना हमारा लक्ष्य रहा है और जब आधिकारिक रूप से विधायक के पद पर आए तो रेगुलर हमने कैंप्स लगवाने शुरू किए हैं, बहुउद्देशीय शिविर। उसी की श्रृंखला में विगत सप्ताह खानपुर विधानसभा क्षेत्र का शिविर त्रुटिवश लक्सर में लग गया था। मैंने उसका पुरजोर विरोध किया था और तभी जाकर के आज ये शिविर खानपुर क्षेत्र में मंडी परिसर में लगा है। देखिए साहब, ये जो विभिन्न विभाग हैं, चाहे पशुपालन हो, चाहे सहकारिता हो, चाहे कृषि हो, चाहे कोई भी विभाग आप ले लीजिए, बाल कल्याण का हो, महिला कल्याण का हो, ये सब लोक कल्याण से रिलेटेड विषय हैं और इनमें जो ग्रामीणों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनका हाथ के हाथ निराकरण किया जाता है। ना हमारे सरकार द्वारा चलाई गई हैं, उनसे महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिले हैं। कालांतर में भी आप देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है वो किसी सरकार में नहीं मिला और इसीलिए उनको जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि एक महिला जब काम करती है तो परिवार को बहुत स्ट्रांग करती है। बच्चों को पढ़ाने का काम हुआ, घर को समृद्ध करने का काम हुआ, ये महिला के हाथ में होता है। तो महिलाएँ अगर हमारी सशक्त होंगी, मजबूत होंगी, रोजगार उनके हाथ में होगा तो बच्चे आगे भी बढ़ेंगे और प्रगति होगी, देश की, प्रदेश की प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी। महिलाओं के साथ मिलकर के मैं कैंप पहले भी लगाती आई हूँ और बहुत लोगों ने उसके लाभ भी लिए हैं। एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी प्रकार की जो सेवाएं सरकार द्वारा संचालित हैं उनका यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए थे और इसके अतिरिक्त जो शिकायतें थी पब्लिक की, लगभग 30 शिकायतें यहाँ पर रजिस्टर्ड भी हुई हैं। इसका उद्देश्य यही था कि इस क्षेत्र में दूर दराज का क्षेत्र है, पिछला जो शासन के स्तर से बहुउद्देशीय शिविर लगा था, कुछ लोग नहीं आ पाए थे, तो क्षेत्र जनता की मांग थी कि एक शिविर तहसील प्रशासन के स्तर से भी लगाया जाए। तो उसी के क्रम में आज अपनी अध्यक्षता में मेरे द्वारा यहाँ पर एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है और जिसमें सभी विभाग आए हैं और लोगों की जो समस्याएं उनको सुनी गई है। खबर विकासनगर से है, जहां बेरोक टोक अवैध खनन का मामला सामने आ रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को अवैध खनन की भनक तक नहीं लग पाती। खनन माफिया दिन के उजाले में बेरोक टोक सड़क और बाजारों के रास्ते से ही आते जाते देखे जा सकते हैं। पुलिस चौकी के पास से खनन से भरे ट्रैक्टर धड़ल्ले से होकर गुजरते रहते हैं। लगातार ऐसी सूचनाएं आ रही हैं समाचार पत्रों के माध्यम से भी और वहाँ के लोगों से भी आम शिकायत है कि बड़ी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है। अभी आपने पढ़ा भी होगा कि हाई कोर्ट ने भी 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो है ऐसा अनुमान लगाया है कि इसमें जो है खनन का में राजस्व का नुकसान हुआ है। कैग की रिपोर्ट ने भी इस ओर इंगित किया है कि खनन में बहुत ज़्यादा राज्य का राजस्व का हानि हुई है। तो प्रशासन की बिना मिली भगत के कोई भी इस तरीके के अवैध खनन को नहीं किया जा सकता है। इससे लगता है इसमें संतृप्तता जो है वो प्रशासन की है। और कौन लोग हैं जो अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं? उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के सभी जिलों की नई कार्यकारिणी का गठन किया है। हरिद्वार में बनी कार्यकारिणी के महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी सहित मंडल अध्यक्षों ने मां गंगा की पूजा की और चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए प्रार्थना की। ऐसे में महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि हरिद्वार की जनता के लिए हम अच्छा काम करेंगे और जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस लड़ाई लड़ने का काम करेगी। ये आपके सामने है। हरिद्वार की जनता के लिए, हरिद्वार के लिए जो अच्छा होगा उसको करने की कोशिश करेंगे। 22 साल जवाब दो, 22 साल ये हमारा नारा रहेगा। जिस व्यक्ति को 22 साल आपने दिए हों,
प्रॉपर्टी, शराब, समैक, दारू और भी जो अनैतिक कार्य हैं, क्या क्या इस हरिद्वार में हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने का और मां गंगा की मर्यादा बनी रहे, उसके लिए कांग्रेस काम करेगी। लोकसभा में कांग्रेस जीतेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो वहीं इनके विरोधियों की सक्रियता भी बढ़ रही है। विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी पर हावी ना हो, इसको लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में विद्यापीठ आदि योगी महाराज की तरफ से महायज्ञ किया जा रहा है, जिससे विरोधियों को शांत किया जा सके। ऐसे में विद्यापीठ परमाध्यक्ष स्वामी आदि योगी महाराज का कहना है कि ये महायज्ञ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ओम नमो भगवते महापशुपताय स्वाहा। ओम नमो भगवते महापशुपताय स्वाहा। है मुख्य रूप से ये महायज्ञ जो किया जा रहा है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे आदरणीय धामी जी, जिस प्रकार से ये लेकर चल रहे हैं हमारे सनातन धर्म की परंपरा को, जिस प्रकार से इन्होंने यह ध्वज लहरा रहे हैं सनातन की, यह सनातन की सदी है और मैं चाहता हूँ कि ये आगे इसी ध्वज को लहराते रहें और इसी तरह से निरंतर रूप से चलते रहें। मेरी आशा है कि जिस प्रकार से ये बढ़ रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का गतिरोध में विरोध ना हो, किसी तरह की कोई निर्विघ्नता ना उत्पन्न हो, तो इसीलिए ये यज्ञ किया जा रहा है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।